पैसे वाली बहू, रिश्ता, नई उम्मीदें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गौराबाग में एक पुराना लेकिन सम्मानित परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था राघव पांडे। उम्र लगभग 65 साल, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां और आंखों में पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ। उनका एक बेटा था अमित पांडे। उम्र लगभग 28 साल। अमित पढ़ाई में औसत था, लेकिन व्यवहार में सीधा साधा और थोड़ा शर्मीला स्वभाव का। गांव कस्बे में लोग उसे अच्छा लड़का मानते थे, मगर उसकी नौकरी बहुत बड़ी नहीं थी। कस्बे के ही एक इंटर कॉलेज में वो अस्थायी शिक्षक की नौकरी कर रहा था। राघव पांडे हमेशा से अपने बेटे के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर पुराना था, खेती बाड़ी नाममात्र की बची थी और पेंशन से किसी तरह खर्च चलता था। ऐसे में अच्छी, अमीर या पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता मिलना आसान नहीं था। एक दिन राघव पांडे के पुराने मित्र त्रिलोकी प्रसाद घर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, भाई राघव, सुना है कि तुम अमित के लिए रिश्ता देख रहे हो। मेरे जान पहचान में एक घर है, बहुत ही संपन्न लोग हैं। उनकी एक बेटी है नेहा। लड़की खूब पढ़ी लिखी है, एमबीए किया है और अपने पापा का बिजनेस भी संभालती है। परिवार वाले चाहते हैं कि उसे अच्छे और सुलझे हुए लड़के को दे। मैंने तुम्हारे बेटे का जिक्र किया तो उन्हें दिलचस्पी हुई। राघव पांडे को सुनकर आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी। भाई, हम कहाँ और वो कहाँ। इतना अमीर घर है तो वे हमारे बेटे में क्या देखेंगे। हमारी हैसियत तो बहुत साधारण है। त्रिलोकी हंसते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोचा है। लड़की बहुत सीधी है और पैसे वाले लोग भी अब साधारण संस्कारी लड़का चाहते हैं। तुम्हारे घर की इज्जत है, यही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का करने के लिए दोनों परिवार मिले। नेहा के पिता विनोद अग्रवाल शहर के बड़े व्यापारी थे। उनका एक विशाल मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। जब नेहा पहली बार अमित से मिली तो दोनों थोड़ा संकोच में थे। नेहा आधुनिक कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास था। अमित ने सादी शर्ट पैंट पहन रखी थी और हर बात सोच समझकर बोल रहा था। नेहा ने धीरे से पूछा, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है? अमित ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि स्थायी नौकरी मिल जाए। नेहा मुस्कुराई, मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो ईमानदारी से काम करे। उसकी बात सुनकर अमित के मन में उम्मीद जगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा के माता पिता भी खुश थे कि लड़का सादगी भरा और संस्कारी है। उन्होंने बिना देर किए रिश्ता तय कर दिया। गौराबाग और शहर के बीच शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। राघव पांडे के घर पहली बार इतना शोरगुल था। गांव कस्बे के लोग हैरान थे कि पांडे परिवार को इतना बड़ा रिश्ता मिला। सब कहते, वाह, अमित की किस्मत चमक गई, पैसे वाली बहू आ रही है। नेहा के घर से लाखों का दहेज, गाड़ी, सोना चांदी सब भेजा गया। पांडे परिवार के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। राघव पांडे मन ही मन सोचते, बेटा तो साधारण है, लेकिन बहू तो भाग्य बदलने आई है। शादी बड़े धूमधाम से हुई और नेहा जब पांडे परिवार में बहू बनकर आई तो पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। किसी को उसके कपड़े भाते, किसी को उसका आत्मविश्वास। शादी के बाद जब पहली सुबह नेहा ने साड़ी पहनकर पूजा की और सास ससुर के पैर छुए तो सबका दिल जीत लिया। मगर धीरे धीरे ये भी साफ होने लगा कि नेहा की सोच आम ग्रामीण बहुओं से अलग है। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, समय का महत्व समझती थी और हर चीज में व्यवस्थित रहना पसंद करती थी। सुबह पूजा के बाद वो अक्सर लैपटॉप खोलकर बिजनेस से जुड़े मेल देखती। पांडे परिवार को ये सब नया और थोड़ा अजीब लगता था। सास सुमित्रा देवी अक्सर कहती, बहू, इतना कामकाज छोड़कर थोड़ा घर पर ध्यान दिया करो। ये कंप्यूटर कंप्यूटर बाद में भी देखा जा सकता है। नेहा मुस्कुराकर जवाब देती, मां जी, यही तो मेरा काम है। मुझे पापा का बिजनेस भी संभालना पड़ता है। घर भी मेरा है और काम भी मेरा फर्ज है। गांव और कस्बे में चर्चा होने लगी, पैसे वाली बहू है, देखो कैसे दिन भर कंप्यूटर में लगी रहती है। अरे वो बहू है या बिजनेस वुमन, घर के काम में तो हाथ भी नहीं डालती। इन तानों के बीच अमित बीच बीच में नेहा का साथ देता। नेहा जो कर रही है वो सही है। उसकी मेहनत से ही तो उसका परिवार इतना आगे बढ़ा। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी बहू इतनी काबिल है। लेकिन समाज की बातें धीरे धीरे तनाव का कारण बनने लगी। बदलते रिश्ते, बदलती सोच।
शादी को 3 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे अमित और नेहा एक दूसरे को समझने लगे थे। नेहा की आदतें और उसका जीवन जीने का तरीका अमित को अलग सा लगता था। वो उसे देखकर सोचता, ये लड़की कितनी समझदार और आत्मनिर्भर है। मुझे तो बस स्कूल की नौकरी से संतोष था, लेकिन इसे दुनिया को जीतना है। सास सुमित्रा देवी को नेहा का कामकाज कभी समझ में नहीं आता था। उन्हें लगता था कि बहू का असली काम घर और रसोई है। एक दिन सुबह सुबह जब सुमित्रा देवी ने देखा कि नेहा पूजा करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई और लैपटॉप खोलकर मीटिंग में लग गई, तो उनका सब्र टूट गया। नेहा, ये घर है, कोई दफ्तर नहीं। बहू का काम होता है घर के बड़ों का ध्यान रखना, रसोई देखना, परिवार में मेलजोल रखना। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब बिजनेस करने की? तुम्हारे पापा है ना? नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां जी, ये सिर्फ पापा का बिजनेस नहीं है, ये मेरा भी है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया इसीलिए कि मैं काम संभालूं। मैं घर भी संभालूंगी और काम भी, बस तरीका अलग है। सुमित्रा देवी ने भौं चढ़ाकर कहा, पैसे वाली बहू है इसलिए आकर दिखा रही है। उनकी ये बात नेहा के दिल में तीर की तरह लगी। अमित दोनों के बीच फंस गया था। एक तरफ माँ थी जिन्होंने उसे पाला पोसा था, दूसरी तरफ पत्नी थी जो उसके जीवन का नया सहारा बनी थी। अमित रात को नेहा से बोला, देखो नेहा, माँ की सोच थोड़ी पुरानी है। उन्हें लगता है कि बहू का काम सिर्फ घर तक है। तुम उनसे सीधे सीधे टकराया मत करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, अमित, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब हर दिन मुझे सुनना पड़ता है कि मैं पैसे वाली हूँ इसलिए घमंड करती हूँ तो दुख होता है। मैं यहाँ सिर्फ पैसे लेकर नहीं आई हूँ, मैं रिश्ते भी निभाना चाहती हूँ। अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, बस थोड़ा धैर्य रखो। कस्बे में लोग अभी भी पांडे परिवार पर निगाह रखे रहते थे। किसी ने कहा, अरे अमित की बीवी तो रोज शहर जाती है कार में, सुना है बिजनेस चलाती है। दूसरा बोला, हाँ, पांडे परिवार की किस्मत खुल गई, बहू तो नोटों की मशीन है। ऐसी बातें अमित को सुनकर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो चुप रहता। कुछ ही समय बाद नेहा ने अपने ससुर राघव पांडे से कहा, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप आराम करें। आप हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं। मैंने सोचा है कि यहाँ गौराबाग में एक छोटी सी फैक्ट्री खोलूं। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और आपके घर की आय भी बढ़ेगी। राघव पांडे पहले तो चौंके, फिर बोले, बिटिया, ये सब इतना आसान नहीं है। फैक्ट्री खोलना मतलब बहुत खर्चा, बहुत झंझट, हम कहाँ कर पाएंगे। नेहा आत्मविश्वास से मुस्कुराई, पिताजी, खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आपके आशीर्वाद की जरूरत है बस। उस दिन पहली बार राघव पांडे को लगा कि ये बहू सचमुच उनके घर का भाग्य बदल सकती है। जब गांव में ये खबर फैली कि नेहा फैक्ट्री खोलने जा रही है, तो बहुत से लोग पीछे पीछे बातें करने लगे। अरे, पांडे जी की बहू तो मर्दों का काम करने चली है, लड़कियों को घर तक रहना चाहिए, ये तो नाम बिगाड़ देगी। देख लेना, ये घर को भी बर्बाद कर देगी। नेहा ने सब बातें सुनी, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है और इस घर को खुशहाल करना है तो मुझे कामयाब होना ही होगा। नेहा ने फैक्ट्री की योजना बनाई, एक पापड़ और अचार बनाने की यूनिट। गांव की महिलाएं इसमें काम कर सकती थी। इस काम में ज्यादा पूंजी नहीं लगती और रोजगार भी बढ़ता। जब उसने ये योजना परिवार के सामने रखी तो अमित थोड़ा डरा हुआ था। नेहा, अगर ये काम ना चला तो? नेहा बोली, अमित, हर काम में रिस्क होता है, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो हमारे परिवार ही नहीं, पूरे गांव का भला होगा। ससुर राघव पांडे ने हामी भर दी, ठीक है बेटा, कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह नेहा ने अपने नए जीवन का असली संघर्ष शुरू किया। संघर्ष की आग में तपकर सोना। नेहा ने फैक्ट्री खोलने की तैयारी शुरू कर दी। उसके दिमाग में साफ था कि काम छोटा हो, लेकिन व्यवस्थित और ईमानदारी से किया जाए। उसने गांव की 10 औरतों को बुलाया और उनसे कहा, देखिए, मैं यहाँ पापड़ और अचार बनाने का काम शुरू करना चाहती हूँ। आप सबको इसमें काम मिलेगा, मेहनताना भी मिलेगा और घर की रसोई से जो हुनर है वही इस काम की जान बनेगा। गांव की औरतें पहले हिचकिचाईं। एक ने कहा, बहू जी, ये सब मर्दों का काम है, औरतें घर का काम करें वही अच्छा है। दूसरी बोली, लोग क्या कहेंगे, पांडे परिवार की बहू और गांव की औरतें मिलकर फैक्ट्री चला रही हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन सोचिए, अगर हमारे हाथों से कमाई होगी तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी। और ये काम तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही हैं, बस अब इसे कारोबार का रूप देना है।
धीरे धीरे औरतें तैयार हो गई। फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए थी। राघव पांडे का एक पुराना गोदाम था जो सालों से खाली पड़ा था। वहां धूल मिट्टी जमा थी, छत टपक रही थी। नेहा ने सबसे पहले उसी को साफ करवाया। मजदूर बुलाए गए, दीवारें रंगवाई गईं, नई मशीनें लगवाई गईं। कस्बे में ये नज़ारा नया था। औरतें मिलकर जगह की सफाई कर रही थीं, पेंट कर रही थीं और योजना बना रही थीं। गांव के कुछ मर्द खड़े होकर मजाक उड़ाते, देखो देखो, अब औरतें फैक्ट्री चलाएंगी, पैसे वाली बहू का नया ड्रामा है। लेकिन नेहा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। सास सुमित्रा देवी को अब भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर अमित से कहती, बेटा तुझे समझ नहीं आता, बहू हमारा नाम डुबा देगी। औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी को इस तरह धंधे में नहीं भेजते। अमित उलझन में पड़ जाता। माँ, नेहा जो कर रही है अच्छे इरादे से कर रही है। अगर ये काम चल पड़ा तो सबका भला होगा। सुमित्रा देवी तिलमिला उठती, बस यही कहो कि अब घर की इज्जत औरतें बचाएंगी, मर्द बेकार हो गए। नेहा सब सुनती मगर कुछ बोलती नहीं। उसने ठान लिया था कि एक दिन कामयाबी से ही सबको जवाब देगी। पहले महीने में फैक्ट्री शुरू तो हुई लेकिन ऑर्डर नहीं मिले। गांव में लोग पापड़ और अचार खरीदते भी तो अपने घर के बनाते थे। शहर के बाजार तक पहुंचना आसान नहीं था। नेहा ने अमित से कहा, हमें मार्केटिंग करनी होगी, मुझे शहर जाकर दुकानदारों से मिलना पड़ेगा। अमित ने हिचकिचाकर कहा, लेकिन नेहा, लोग क्या कहेंगे, बहू अकेले शहर शहर घूम रही है। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, अमित, लोग हमेशा कहेंगे, लेकिन अगर हमने डर कर कदम पीछे खींच लिए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसने अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, बिजनेस मीटिंग्स की और धीरे धीरे शहर के 2-3 बड़े दुकानदारों से पहला ऑर्डर मिला। जब फैक्ट्री का पहला बड़ा ऑर्डर आया और औरतों ने मिलकर उसे पूरा किया तो गांव में चर्चा फैल गई। सुनो, पांडे जी की बहू का धंधा चल पड़ा है। अरे सुना है शहर से भी ऑर्डर आ रहे हैं। गांव की वही औरतें जो पहले हंस रही थी अब काम मांगने आने लगी। नेहा ने सबको काम पर रखा और कहा, ये फैक्ट्री सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका घर है। जितना काम करेंगे उतनी तरक्की होगी। औरतों की आंखों में चमक आ गई। राघव पांडे हर रोज फैक्ट्री जाकर देखते। औरतों को मेहनत करता देखकर उन्हें गर्व होता। उन्होंने एक दिन सुमित्रा देवी से कहा, देखो हमारी बहू ने कर दिखाया। गांव की औरतें जो पहले घर में ही बंद थीं अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। सुमित्रा देवी चुप रहीं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं नेहा के लिए सम्मान पनपने लगा था। जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। कस्बे के कुछ बड़े व्यापारी परेशान हो गए कि एक औरत का धंधा उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन फैक्ट्री के बाहर कुछ गुंडे आकर धमकाने लगे, ये सब बंद कर दो, यहाँ बड़े लोग कारोबार करते हैं, औरतों का धंधा नहीं चलेगा। औरतें डर गईं, अमित भी घबरा गया, लेकिन नेहा ने डट कर जवाब दिया, ये फैक्ट्री नहीं रुकेगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो कानून के पास जाओ, डराकर कोई काम बंद नहीं करवा सकता। उसकी हिम्मत देखकर गुंडे लौट गए, लेकिन नेहा जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू और साजिश। कुछ ही महीनों में नेहा की फैक्ट्री धीरे धीरे पहचान बनाने लगी। उसके बनाए पापड़ और अचार शहर के कई दुकानों तक पहुंचने लगे। औरतों का आत्मविश्वास बढ़ा। जो महिलाएं पहले पर्दे में सिमटी रहती थी अब मशीनें चलाना सीख रही थीं, पैकिंग कर रही थीं और हिसाब किताब भी देख रही थीं। गांव की औरतें अब एक दूसरे से कहती, देखो, पांडे परिवार की बहू ने सबका जीवन बदल दिया। पहले जो खाली बैठते थे अब अपने पैरों पर खड़े हैं। नेहा के मन में संतोष था, मगर साथ ही उसे पता था कि ये सफलता सभी को पचने वाली नहीं है। कस्बे का एक बड़ा व्यापारी था गोविंदलाल सेठ। वो वर्षों से पापड़ और अचार का धंधा करता आ रहा था, लेकिन नेहा की फैक्ट्री से उसका कारोबार कम होने लगा। वो बुरी तरह चिढ़ गया। एक दिन उसने अपने साथी से कहा, ये औरत मुझसे मुकाबला करेगी गांव की औरतों से धंधा करा के? मैं इसे दिखाऊंगा कि व्यापार चलाना इतना आसान नहीं है। गोविंद सेठ ने अपने आदमियों से कहा कि फैक्ट्री तक कच्चा माल पहुंचने ही न दिया जाए। जो भी ट्रक मसाले और आटा लेकर आता उसे बीच रास्ते से रोक लिया जाता। नेहा ने देखा कि अचानक फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी हो गई है। काम रुकने लगा। औरतें परेशान हो गईं। बहू जी, अब क्या करेंगे? अगर काम बंद हो गया तो हमारी मजदूरी भी बंद हो जाएगी। नेहा ने गहरी सांस ली। ये किसी की चाल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मैं खुद जाकर माल लाऊंगी। उसने गाड़ी निकाली और सीधे शहर जाकर सप्लायर से माल खरीदा और औरतों के सामने कहा, जब तक मैं हूं किसी का काम बंद नहीं होगा।
औरतों की आंखों में चमक लौट आई। राघव पांडे को जब ये सब पता चला तो गर्व से कहा, नेहा, तुम सचमुच हमारी बहू नहीं, लक्ष्मी हो। पहले मैं सोचता था कि लड़की घर बसाने के लिए होती है, लेकिन तुमने दिखा दिया कि घर और समाज दोनों को संभाल सकती हो। ये सुनकर सास सुमित्रा देवी भी चुप रहीं। पहली बार उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि बहू में सचमुच हिम्मत और हुनर है। अब वही गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे कहते, पैसे वाली बहू नहीं, ये तो समझदार बहू है, इसने सबको काम देकर सम्मान दिया है। काश हर घर में ऐसी बहू आती। नेहा को ये बातें सुनकर खुशी भी होती और जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता। नेहा की सफलता देखकर गोविंद सेठ और गुस्से में आ गया। उसने सोचा, ये औरत अगर ऐसे ही चलती रही तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसे बदनाम करना पड़ेगा। उसने अखबार में झूठी खबर छपवा दी, गौराबाग की फैक्ट्री में मिलावटी पापड़ और अचार बेचे जा रहे हैं, खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। खबर फैलते ही कस्बे में हलचल मच गई। लोग बातें करने लगे, अरे गौराबाग की फैक्ट्री में मिलावटी पापड़ और अचार बेचे जा रहे हैं। देखा, यही होता है जब औरतें धंधा करने निकल पड़े। जब नेहा ने ये खबर देखी तो उसका दिल टूट गया। फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें भी घबरा गईं। बहू जी, अगर लोग सच मान गए तो हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, मैं सबके सामने सच साबित करूंगी। उसने तुरंत स्वास्थ्य विभाग से जांच करवाई। रिपोर्ट आई, सब सामान शुद्ध और मानक के अनुसार था। नेहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रिपोर्ट सबके सामने रखी और कहा, यह सब मेरे विरोधियों की चाल है। मैं अपने गांव और अपने ग्राहकों के भरोसे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। लोगों ने तालियां बजाईं और नेहा की साख और भी बढ़ गई। उस दिन राघव पांडे ने पूरे गांव के सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने हमारी इज्जत बचाई। ये पैसे वाली बहू नहीं, हमारी शान है। सुमित्रा देवी भी पहली बार सबके सामने बोली, नेहा ने साबित कर दिया कि औरत चाहे घर में रहे या कारोबार में, अगर नीयत साफ हो तो वो सब संभाल सकती है। नेहा की आंखों में आंसू थे। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब नेहा का सपना और बड़ा हो गया। उसने सोचा, अब सिर्फ गौराबाग ही क्यों, हमें अपने उत्पाद पूरे प्रदेश में पहुंचाने चाहिए। उसने अमित से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारी फैक्ट्री ब्रांड बने, ऐसा नाम जिसे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में पहचाने। अमित ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, नेहा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। नेहा मुस्कुराई। अब वो सिर्फ पैसे वाली बहू नहीं रही, बल्कि गांव की बेटियों और औरतों की प्रेरणा बन चुकी थी।